तो चलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके कुछ और एक्स्ट्रा टाइप्स कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रैप अप किया है। अब थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बट इट हैज गॉट वेरी गुड चांसेस कि ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलो और करते हैं। तो ये जो टाइप है ये अरेंजमेंट वाला, तो ये एक अच्छा सा सम है, इसको हम लोग एक बार कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ऑडिटोरियम में सीट्स जो है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज की गई है। कहने का मतलब है कि मान लो जैसे ये एक ऑडिटोरियम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सीट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा 1 2 3 4 5। ये सारे जो डॉट्स हैं ये सीट्स हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। जैसे आपका थिएटर अरेंजमेंट होता है या लाइब्रेरी में आप देखोगे कैसे अरेंज करते हैं सीट्स को। ठीक है, सो इस तरह से ये एक रूम है, ये सारे डॉट्स जो बनाए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सीट्स हैं वो रोज, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो। ठीक है, सो 4 रोज हैं, ये रो 1 है। ठीक है, ये 2nd रो है, ये 3rd रो है, ये 4th रो है, और रोज में अरेंज की गई है। और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, इनको वर्टिकल वालों को कॉलम्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को रोज कहते हैं, वर्टिकल वालों को कॉलम्स कहते हैं C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, सो एक ऑडिटोरियम है जिसमें सीट्स जो है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज है। ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्रॉपरली रोज एंड कॉलम्स बनाए गए हैं, रोज बनाए गए हैं और कॉलम्स बनाए गए हैं, मतलब एक के पीछे एक है और एक ही लाइन में भी है। ठीक है, चलो एक बात बताओ, बिफोर वी स्टार्ट एक बात बताओ, यहाँ पे कितने सीट्स हैं? बताओ यहाँ पे कितने सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितने हैं? यहाँ पे टोटल जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स जो इस रूम में है वो है 20, है कि नहीं? 20 है ना? देखो, पहले रो में 5 सीट्स, दूसरे रो में भी 5 सीट्स, तीसरे रो में भी 5 सीट्स, 4th रो में भी 5 सीट्स। मतलब रोज 4 हैं और हर रो में 5 सीट्स है। ठीक है, सो हाउ मेनी रोज आर देयर? 4 रोज। एंड इन ईच रो हाउ मेनी सीट्स आर देयर? 5, मतलब 5 कॉलम्स। ठीक है, सो वी कैन से रोज इंटू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आती है। तो इस चीज को ध्यान देना क्योंकि यही चीज इस सम में यूज होगी। तो ये आपको क्या याद रखना है इस सम में कि रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाती है। ठीक है, द क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। अच्छा, देखो क्या बोला, द नंबर ऑफ रोज, जितने भी रोज हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम में जितने भी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू, इक्वल है किसके? नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने बनाया अभी अभी, ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सोचो, व्हाट डज इट मीन? आई एम आस्किंग ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक रो में 5 सीट्स हैं, हर एक रो में देयर आर 5 सीट्स। और क्योंकि हर रो में 5 सीट्स हैं इसका मतलब कॉलम्स 5 है। अगर एक रो में 3 लोग बैठेंगे, एक रो में 3 लोग बैठेंगे, दूसरे रो में भी 3 लोग बैठेंगे, उसके पीछे वाले रो में भी 3 लोग बैठेंगे, तो मैं कहूंगा देयर आर 3 कॉलम्स, क्योंकि एक रो में 3 लोग बैठे हैं। अगर एक रो में 4 लोग होंगे तो आई कैन से देयर विल बी 4 कॉलम्स। आ रही बात समझ में? वंस अगेन, इनको, ये जो कॉलम्स है 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम्स क्यों है? 5 कॉलम्स क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हर रो में 5 सीट्स है, तो एक रो में जितनी सीट्स होती हैं उसी को ही कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो का मतलब यही है कि इट इज टॉकिंग अबाउट कॉलम्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने रोज थे उतने ही कॉलम्स थे। स्टार्टिंग में जब ऑडिटोरियम बनाया था तो तब जितने रोज थे उतने ही कॉलम्स थे। आई बात समझ में? लेकिन इन्होंने वर्ड कॉलम यूज नहीं किया, इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, हर एक रो में, ईच रो, हर एक रो में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, एक रो में अगर 5 सीट्स है तो कॉलम्स 5 हुए ना। ये देखो, अगर मैं आपको दूसरा अरेंजमेंट देता हूं, ये देखो मेरे पास यहाँ पे, बताओ अगर मैंने ऐसी सीट्स अरेंज कर ली, जल्दी बताओ,
बताओ टोटल कितने रोज हैं ये इस रूम में, ये इस रूम में कितनी सीट्स हैं? टोटल आप बोलोगे 12 सीट्स हैं, ठीक है, टोटल 12 सीट्स हैं। कैसे 12 सीट्स आई? क्योंकि सर रोज जो है वो 4 है, 4 रोज हैं, रोज 4 है, हॉरिजॉन्टल 4 है, और वर्टिकल कितने हैं? वर्टिकल 3 है, ठीक है। क्यों 3 है? क्योंकि हर एक रो में 3 सीट्स हैं, ठीक है, हर एक रो में 3 सीट्स हैं, मतलब कॉलम्स भी तो 3 हुए ना, कॉलम्स भी तो 3 हुए। तो कहने का मतलब यह है कि आज के बाद अगर आपने कहीं पे पढ़ा नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, अगर आपने पढ़ा नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, तो समझ जाने का यहाँ पे कॉलम्स की बात चल रही है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि कॉलम्स और रोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स आता है, ठीक है। कोई बोलेगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, तो आप पूछेंगे बताओ नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ रोज 10 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो हम कहेंगे पूरे रूम में 30 सीट्स है। आई बात समझ में? क्लियर है? बढ़िया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलने का और एक तरीका ये है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, एक रो में कितनी सीट्स है, हर रो में कितनी सीट्स है, उतने ही तो कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। चलो, सो लेट आई विल से इनिशियली लेट द number of rows, let the number of rows be x, therefore number of columns, number of columns will be x, ठीक है। क्यों x? क्योंकि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। सीट्स इन ईच रो का मतलब कॉलम्स होता है, ठीक है। सो सीट्स इन ईच रो इसका मतलब कॉलम्स होता है। एक रो, हर एक रो में कितनी सीट्स है तो उतने जितने कॉलम्स होंगे उतने ही होंगे, ठीक है। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ रोज वर डबल्ड, ठीक है, सो न्यू नंबर ऑफ रोज, न्यू नंबर ऑफ रोज, जो नए रोज हैं वो कितने हैं? डबल, 2x हो गए। पहले x रोज थे, अभी 2x रोज हो गए। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, सीट्स इन ईच रो, सीट्स इन ईच रो को हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स वाज रिड्यूस्ड बाय 10, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले x थे, तो न्यू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? न्यू नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो x माइनस 10 है, ठीक है, रिड्यूस बाय 10। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, देखते हैं, बताओ ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पहले सीट्स कितनी थी, यहां से पता क्या चल रहा है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये देखो, पहले रोज अगर x थे, रोज अगर x थे, कॉलम्स भी x थे, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स वो x स्क्वायर होंगे, सही है। और न्यू नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? न्यू नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? ऑब्वियसली रोज इंटू कॉलम्स, 2x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। ये बात चल रही है, देखो दोस्तों, ये बात चल रही है ओरिजिनल वाले डेटा की, और ये वाली जो बात चल रही है ये न्यू वाले केस की बात चल रही है, ठीक है। उसने कहा था नंबर ऑफ रोज डबल की है तो 2x, उसने कहा था हर एक रो में जितनी सीट्स हैं मतलब कॉलम्स वो रिड्यूस बाय 10 है, पहले कॉलम्स x थे, अभी x माइनस 10 हो गए, ठीक है। पहले नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? रोज इंटू कॉलम्स करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इस सम में यही समझाना चाहा कि जितने रोज होते हैं, जितने रोज होंगे और जितने कॉलम्स होंगे, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सीट्स मिलती है, नंबर ऑफ सीट्स मिलती है, ठीक है। सो इफ आई हैव 4 rows and if I have 3 columns, so I'll say the number of seats in the room is 50, number of columns 4 है, seats अगर 3 है, so 12, 4 3s are 12। वैसे ही x into x, x square, and this into this is the number of seats। so everybody knows कि अभी हम लोग को number of seats का बात खत्म हो गया, number of seats का बात हो गया। तो ये पुराने नंबर ऑफ सीट्स हैं और ये न्यू नंबर ऑफ सीट्स है। बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 200, तो नया अरेंजमेंट, जो नया अरेंजमेंट है उसमें सीट्स ज्यादा है, मतलब ये वाली सीट्स और ये वाली सीट्स तो सेम नहीं है, ठीक है। ये न्यू नंबर ऑफ सीट्स है, ये ओल्ड नंबर ऑफ सीट्स है। इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें डिफरेंस जो है वो 300 का है, क्योंकि उसने बोला है कि रोज को डबल करने से और कॉलम्स को 10 से कम करने से आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 300 से इंक्रीज हुई, ठीक है। तो मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस 300 है, तो 2x इंटू एक्स माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300,
चलो दोस्तों, इक्वेशन रेडी हो गया, बहुत ही आसान। ठीक है, तो 2x² - x² इज x² माइनस 20x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म्स की स्प्लिटिंग करेंगे, x² माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 30 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 30। तो यहाँ पे हमारे पास आया x माइनस 30 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू आई 30, x की वैल्यू 30 आई। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो ओरिजिनली 30 थे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी ओरिजिनली 30 ही थे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, वो तो आ गया 30 इज द आंसर। ठीक है, द नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर द रीअरेंजमेंट, आफ्टर रीअरेंजमेंट कितनी सीट्स हो गई, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट तो सीट्स ये है ना, राइट, सो दिस इज द आंसर। तो बस इधर 30 डाल दो। ठीक है, सो इट इज 2 इंटू 30 इंटू 30 माइनस 10, राइट, 30 माइनस 10, so 2 into 30 into 20, so 40 into 30, that is comes to be 1200। ठीक है, पहले कितनी सीट्स थी, पहले रोज 30 थे, कॉलम्स भी 30 थे, तो 30 into 30 कितना हो गया 900। तो 900 जो है दैट इज 30 का स्क्वायर, दैट इज ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स। बट हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट मतलब न्यू नंबर ऑफ सीट्स पूछा है, तो न्यू नंबर ऑफ सीट्स 1200 है। ओके, सो काफी इजी क्वेश्चन है ये। सो टू थिंग्स हियर, पहले तो ये लैंग्वेज, सीट्स इन ईच रो का मतलब होता है कॉलम्स, एंड सेकेंडली रोज इनटू कॉलम्स इज गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ सीट्स। बस इतना याद रखा तो ये सम इजी है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप विच इज कॉल्ड टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, तो जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क का, उसमें होता क्या है कि आपको बोलेगा कि देयर इज पर्सन ए जिन्होंने who completed the work in 5 days, who can complete the work in 5 days, and there's one another person B who can complete the work in 4 days। ठीक है, so if they work together, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो how long will it take for them to complete the work। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपने होपफुली लोअर स्टैंड में किया होगा, नहीं भी तो अभी समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। बट इस चीज टाइम एंड वर्क वाला अगर आया, इस चीज पे ध्यान देना कि टाइम एंड वर्क वाला अगर सम आता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा और तुम्हें पता चला ये तो टाइम एंड वर्क की कैटेगरी है, तो आपको, ठीक है, आपको दोस्तों इक्वेशन जो बनानी होगी वो वर्क की बनानी होगी, और टाइम टाइम के बारे में जो बोला रहेगा दैट विल बी यूज्ड फॉर अजम्पशंस। ठीक है, सो एक्स लाने के लिए वो यहां से आएगा और इक्वेशन हमेशा वर्क की बनेगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, सिंपल है, इफ इफ ए टेक्स 5 days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अगर ए को 5 दिन लगते कंप्लीट करने के लिए वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई काम है जो ए 5 दिन करने के 5 दिन के बाद खत्म कर लेता है वो, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इन ईच डे, या 1 day वर्क, एक दिन का काम, 1 day वर्क जो होगा, 1 day वर्क जो होगा वो होगा 1/5। उसने पहले दिन पे 1/5 काम किया, दूसरे दिन पे वापस 1/5 काम किया, तीसरे दिन पे वापस 1/5 काम किया, 4th डे पे भी 1/5 काम किया, 5th डे पे भी 1/5 काम किया और पूरा काम फिनिश हो गया। आई बात समझ में। तो अगर ए को कोई काम करने में 5 दिन लगते हैं, इसका मतलब यह है कि ए जो है हर दिन काम कितना करता है 1/5। जैसे कोई काम आपको करने में 2 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले दिन पे आपने 1/2 काम किया, मतलब हाफ काम किया, और सेकेंड डे पे भी आपने हाफ काम किया। तो क्योंकि आपको कोई काम करने में 2 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में आप 1/2 काम करते हो, मतलब रेसिप्रोकल करना है। तो याद रखना, टाइम से वर्क कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। तो इफ ए टेक्स x days, ठीक है, अगर a को x days लगते हैं टू कंप्लीट द वर्क, देन 1 day वर्क, ठीक है, एक दिन का काम, तो द वर्क डन बाय a इन 1 day विल बी 1/x। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, एंड अगर ये समझ में आ गया तो नाउ यू कैन टैकल दीज सम्स। ठीक है, बोर्ड में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है मोहन टेक्स 16 days लेस देन मनोज। मोहन को
16 डेज कम लगते हैं मनोज से। तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मनोज बी x, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मनोज बी x डेज, ठीक है। मनोज को x डेज लगते हैं, तो देयरफॉर मोहन को कितने लगते हैं, देयरफॉर मोहन विल टेक कितना 16 डेज लेस ना, तो x माइनस 16। ओके, चलो मुझे पता चल गया कि मनोज x डेज लेता है और मोहन x माइनस 16 डेज लेता है। मोहन थोड़ा अच्छा काम करता है, एक दिन में ज्यादा काम कर लेता है, तभी तो दिन कम लग रहे हैं, ठीक है। इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर, वाओ, बोथ आर वर्किंग टुगेदर कैन डू इन 15 डेज, 15 डेज में पूरा काम खत्म कर देता है। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, दोनों 15 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज मोहन विल टेक, तो समझ में आ रहा है, टाइम और वर्क की बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसे सम्स में हमने कहा था आपको कि इक्वेशन जो है वो वर्क की बनेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई काम करने के लिए मुझे 5 दिन लगते हैं और आपको वो काम करने के लिए 10 दिन लगते हैं, और हम दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 15 दिन लगेंगे, ऐसा होगा क्या? If I am alone able to complete the work in 5 days, and when you work alone you complete the work in 10 days, so that means if we both together work, if both of us together work, work together, then obviously we won't take 15 days, क्योंकि आप अकेले में 15 दिन में कर लेते हो, 10 दिन में कर लेते हो। मैं अकेला काम करता हूं तो 5 दिन में कर लेता हूं, अभी तो आपकी हेल्प हो गई, तो 5 दिन के अंदर काम हो जाएगा। तो यू कैनॉट ऐड टाइम कि मेरा 5 दिन आपका 10 दिन, तो ऐड कर लो क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। नहीं, काम ऐड होता है, वर्क सॉरी टाइम ऐड नहीं होता, वर्क ऐड होता है, काम ऐड होता है, ठीक है। वर्क ऐड होगा, टाइम ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क की बात चल रही है। आई बात समझ में? हम मिल के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अकेले 10 डेज, मैं अकेला 5 डेज, तो हम मिल के करेंगे तो 15 दिन लगेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था इक्वेशन हमेशा वर्क की बनाना, ठीक है। तो चलो, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मनोज इज x डेज, मतलब देयरफॉर आई कैन से वन डे वर्क ऑफ मनोज का जो वन डे वर्क है वो 1/x है, एंड वन डे वर्क ऑफ मोहन का जो वन डे वर्क होगा वो 1/x माइनस 16 होगा, ठीक है। तो मनोज का मुझे वर्क मिल गया, ये टाइम है, x डेज एंड x माइनस 16 डेज, ये टाइम है, ठीक है। मुझे टाइम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वर्क में इंटरेस्ट है। तो मनोज ने 1/x काम किया एक दिन में, और मोहन जो है वो एक दिन में 1/x माइनस 16 काम करता है। डेज को उल्टा करेंगे, इनके टाइम का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वर्क आ जाता है, इतना ईजी है। टाइम दिया रहेगा लेकिन टाइम का रेसिप्रोकल करना ताकि वर्क मिले, और इक्वेशन वर्क की बनेगी, ठीक है। नाउ आर दे वर्किंग टुगेदर? yes they are working together, so इनका काम ऐड करो, since they are working together, so 1/x and 1/x minus 16, ये दोनों काम होगा एक दिन में, एक दिन में ये भी काम होगा, एक दिन में ये भी काम होगा। ये मनोज काम करेगा, ये मोहन काम करेगा, दोनों का काम, दोनों मिलके इतना काम कर लेंगे पूरे एक दिन में। और उनको क्योंकि 15 दिन लगता है काम करने में, पूरा काम करने में 15 दिन लग जाता है, इसका मतलब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? देखो ये डेज है, टाइम का रेसिप्रोकल कर लो, टाइम का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/15 हो गई, इक्वेशन रेडी। बस एलसीएम ले लो और आंसर। तो आपको यहां तक समझना था, इसके बाद तो कोई भी कर लेगा। तो मैंने किसको ऐड किया? मेरे को पता था मनोज का x डेज है, लेकिन मैंने x नहीं लिखा, मोहन का x माइनस 16 है, तो यहाँ पे मनोज और मोहन का टाइम ऐड नहीं किया है, मैंने मनोज का वर्क निकाला, मोहन का भी वर्क निकाला, और उनके वर्क को ऐड किया है, और इज इक्वल टू में टाइम नहीं लिखा, टाइम दिया था, दोनों जब साथ में काम करते हैं तो 15 डेज दिया था, 15 डेज इज द टाइम, टाइम को उल्टा करो, उल्टा टाइम का रेसिप्रोकल ले लो तो आप वर्क निकाल पाओगे। तो इसका मतलब है कि मोहन और मनोज साथ में काम करेंगे तो 15 डेज लेते हैं, इसका मतलब एक दिन में 1/15 काम करते हैं। सो एक दिन में 1/15, ये वन डे वर्क है मनोज का, ये भी वन डे वर्क है मोहन का, और ये भी वन डे वर्क है दोनों का टुगेदर का, ठीक है। चलो यहां पे करके देखते हैं। A can do a piece of work in x days and B can do the piece of work in x plus 16 days, दिया हुआ है, assumption पहले दिया, ये x है, x plus 16। तो चलो हम वन डे वर्क निकालते हैं। तो वन डे वर्क
ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/x एंड 1 डे वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1/x प्लस 16. इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, दोनों साथ में काम करते हैं और 15 डेज में काम हो जाता है. ठीक है, तो सिंपल है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं मतलब 1/x प्लस 16 एंड इक्वल्स टू 1/15 आएगा. क्लियर है, आ रही बात समझ में, सेम बात हो गई. ठीक है, चलो. 1 पाइप कैन फिल द सिस्टम इन 3 आवर्स, एक पाइप पूरा काम 3 आवर्स लेस देन द अदर. अच्छा, 2 पाइप्स हैं यहाँ पे, एक पाइप को 3 आवर्स लेस लगता है, 3 घंटे कम लगते हैं. सो द फर्स्ट पाइप टेक्स 3 आवर्स लेस देन द अदर. सो लेट मी अज्यूम, सो लेट वन पाइप मतलब कोई भी एक पाइप, let any one pipe takes x hours. ठीक है, therefore जो दूसरा पाइप होगा the other pipe will definitely take x minus 3 hours. इतना क्लियर है? See, one pipe can fill a cistern in 3 hours less than the other. तो मैंने एक पाइप x पकड़ा, दूसरा उससे 3 घंटा कम होगा तो x minus 3. ठीक है, the 2 pipes together can fill the cistern in 6 hours 40 minutes. ठीक है, together तो दोनों का साथ में की बात चल रहा है, तो दोनों का साथ में का बात चल रहा है तो दोनों के वर्क को ऐड करेंगे. ठीक है, सो बात खत्म. इधर देखो, सो हम बोलेंगे 1 hour वर्क ऑफ फर्स्ट पाइप या 1 hour वर्क ऑफ वन पाइप इज 1/x एंड 1 hour वर्क, क्योंकि ये सब वर्क है. ठीक है, ये बात चल रही वर्क की, वर्क ऑफ अदर पाइप विल बी 1/x minus 3. अब क्योंकि ये दोनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, सो दोनों का काम ऐड करो. सो 1 घंटे में पहला पाइप 1/x काम करेगा और ये भी 1 घंटे में 1/x minus 3 काम करेगा, मतलब इतना फिल करेगा. दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं तो इक्वल टू प्लस करेंगे, और इक्वल टू में उन दोनों को 6 hours 40 minutes लगता है, तो 6 hours 40 minutes मतलब 6 plus 40/60. सही है कि नहीं, मतलब 6 plus 22 23 2/3. इसको एलसीएम लूंगा तो ये 18, तो ये 20/3 आएगा. ठीक है, 20/3 आवर्स लगता है. तो यहाँ पे ये आवर्स थोड़ी है, ये टाइम थोड़ी है कि टाइम हम टाइम की इक्वेशन नहीं बना रहे, हम वर्क की इक्वेशन बना रहे हैं. टाइम तो x आवर्स था, मैंने उसका रेसिप्रोकल किया. टाइम तो x minus 3 आवर्स था, मैंने उसका रेसिप्रोकल किया. ये भी तो टाइम ही है ना, इसका भी रेसिप्रोकल करो. तो 3/20, दैट्स इट. ये है इक्वेशन. आ रही बात समझ में, सिंपल. चल आगे बढ़ता है. अब नया एक और टाइप आएगा फ्रैक्शंस वाला. ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की. चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? In a certain positive fraction, the denominator is greater than numerator by 3. Denominator जो है, denominator is greater than numerator by 3. तो ठीक है, let me say let numerator be x. Therefore, denominator क्या होगा? x कितना ग्रेटर है 3 से, तो x plus 3. ठीक है, द डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर x पकड़ा और डिनोमिनेटर x plus 3 होगा. ठीक है, इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अच्छा न्यूमरेटर में से 1 हटा दिया, एंड डिनोमिनेटर बोथ, अच्छा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से 1 हटा दिया, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाय 1/14. ठीक है, ध्यान देना, पहले फ्रैक्शन बनाता है. अगर ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा x/x plus 3. ठीक है, अब न्यू फ्रैक्शन, चलो न्यू फ्रैक्शन की बात करते हैं. न्यू फ्रैक्शन कितना होगा? दोनों में हमने क्या किया है, 1 इज सबट्रैक्टेड, तो दोनों में 1 हटाओ, x minus 1 अपॉन x plus 3 minus 1, मतलब x minus 1 अपॉन x plus 2. ये है नया फ्रैक्शन और ये है पुराना फ्रैक्शन. और बोलता है कि ऐसा करने से द फ्रैक्शन, मतलब कौन सा फ्रैक्शन? ऑब्वियसली न्यू फ्रैक्शन. द न्यू फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाय 1/14. जो नया वाला है वो पुराने से, या जो नया वाला है वो 1/14 कम हो गया ऑब्वियसली पुराने वाले से. तो नया फ्रैक्शन और पुराना फ्रैक्शन और नया फ्रैक्शन इक्वल तो नहीं है,
उनमें डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1/14 का। ठीक है, देखो ना क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1 हटाएंगे तो जो फ्रैक्शन जो बनेगा वो 1/14 कम होगा, मतलब इक्वल तो नहीं होगा, मतलब उनमें कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, सो वी विल से बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। क्यों ये बड़ा होगा फ्रैक्शन? क्योंकि उसने बोला द फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाय 1/14। अच्छा, रिड्यूसेस बाय 1/14 मतलब ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, ओरिजिनल बड़ा है, सॉरी। हाँ, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बड़ा है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन माइनस न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/14। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आंसर है। ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन इनका जो डिफरेंस है 1/14 है। अगर इधर होता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 डिलीट 1 सबट्रैक्ट करके द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय 1/14, तो समझ जाने का कि नया फ्रैक्शन बड़ा है, इंक्रीज है। तो नया माइनस पुराना था, अभी तो रिड्यूस हुआ है, तो जो भी आपने चेंजेस किया उससे कम हुआ, तो पुराना माइनस नया। ठीक है, पुराना वाला ज्यादा है और अभी ऐसा करने से कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो पुराना वाला बड़ा है, नया वाला छोटा है। चलो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, सो लेट न्यूमरेटर इक्वल्स x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा इट इज 1 मोर। ठीक है, मतलब +1 किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डबल, तो इट इज 2x। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हुआ फिर? ओरिजिनल फ्रैक्शन, सो ओरिजिनल फ्रैक्शन हुआ x अपॉन 2x + 1। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, ये फ्रैक्शन x अपॉन 2x + 1, इसका सम इसके रेसिप्रोकल के साथ, सम किसका? फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का। ये फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इनका जो सम है वो है 2.9 मतलब 29/10। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई कैन सी कि ये और ये रेसिप्रोकल है, तो लेट मी अज्यूम लेट x अपॉन 2x + 1 को मैं m ले लेता हूँ, तो ये m हो जाएगा प्लस ये 1/m हो जाएगा और इज इक्वल टू 29/10 आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप m ले लो, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मतलब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करके आप सॉल्व कर सकते हो, सेम आएगा। बट मैं जस्ट ऐसे ही आपको m लेके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने ये तो वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक के रियल इक्वेशन वाले सम्स हैं उसमें हम लोग को हमने पढ़ा है कि जब ये टर्म्स रेसिप्रोकल होते हैं तो m और एक को m ले लो तो दूसरा 1/m हो जाता है और इक्वेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, इसलिए मैंने वो जस्ट रिवाइज कराने के लिए ले लिया। एनीवेज यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, तो इट विल बी m² + 1/m इज इक्वल टू 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 10m² + 10 इज इक्वल टू 29m। ठीक है, सो 10m² - 29m + 10 इक्वल्स टू 0। 10 10 100 और प्लस करके 29 चाहिए, मतलब 25 and 4, सो 10m² - 25m - 4m + 10 इक्वल्स टू 0 और 5m कॉमन लेंगे तो बचेगा 2m - 5। यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे तो 2m - 5 बचेगा, तो यहाँ से दोस्तों 2m - 5 आया। ठीक है, और एक आया 5m - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे, सो 2m - 5 इक्वल टू 0 आएगा, तो 2m इज इक्वल्स टू 5 आएगा, तो m इज इक्वल्स टू 5/2 आया। ठीक है, m इज इक्वल टू 5/2 आया, लेकिन m कौन था? ये था, तो आई कैन से x अपॉन 2x + 1 जो है वो 5/2 है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इज इक्वल्स टू 10x + 5, 10x के पास 2x जाएगा तो ये 8x हो जाएगा और +5 यहाँ पे आएगा तो -5 आएगा, तो x इक्वल्स टू -5/8 आया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो ये तो इनवैलिड हुआ। आई बात समझ? मेरे ख्याल से ये इनवैलिड हुआ। ठीक है, शायद। ठीक है, न्यूमरेटर मेरा -5/8 हुआ, तो डिनोमिनेटर -10/8 विच विल अगेन बिकम -2/8। हाँ, हो सकता है पॉसिबली, बट इसका एक और देखते हैं।
दूसरा है फाइव एम माइनस टू, सो फाइव एम माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, so that means phi m is equals to 2, so m is equals to 2 by 5, यहाँ पे 5 by 2 आया था, ये 2 by 5 आया, और m की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 by 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 2, यहाँ पे क्रॉस करूंगा तो x इक्वल्स टू 2 आया। अगर x 2 आया तो न्यूमरेटर 2 आया और डिनोमिनेटर, और वैसे भी हमें तो क्या ढूंढना था, हाँ वैसे भी तो हमें फ्रैक्शन ही ढूंढना था ना, फाइंड द फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर 2 आया, तो न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर जो है वो 5 हुआ। कैसे 5 हुआ? 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो दैट्स 5। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 और 5 आया, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया, therefore द फ्रैक्शन इज 2 by 5। तो ये अपना आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर x की वैल्यू अगर -5/8 लिया तो न्यूमरेटर होता है -5/8 और डिनोमिनेटर होता है 2 इंटू -5/8 प्लस 1, विच विल बी दिस विल बिकम -1/4, और फिर इनको डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो 5/2 आया। ठीक है, बट शायद x पॉजिटिव होना चाहिए, या न्यूमरेटर तो एक डिजिट होगा ना, न्यूमरेटर थोड़ी फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो x फ्रैक्शन ही है, x तो न्यूमरेटर है, इसलिए वो इनवैलिड हुआ, तो ये सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। ठीक है, सो ये दिस इज रॉन्ग। न्यूमरेटर रहेगा तो न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज अ इंटीजर, राइट, इंटीजर होता है वो। सो x इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर। न्यूमरेटर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन इन इटसेल्फ। ओके, सो सम खत्म हो गया दोस्तों, सही है। चलो अभी एक और सम्स करते हैं, एक और कैटेगरी है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, मतलब बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात चलेगी। सो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का सम आएगा तो समझ जाना कि पाइथागोरस लगेगा, और उससे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया। 2 ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम पे निकल रही हैं। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, मतलब वेस्ट में जा रही है। ठीक है, पहली ट्रेन वेस्ट में जा रही है, ये देखो यहाँ से वेस्ट में जा रही है। ठीक है, एंड द अदर सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और ये वेस्ट की तरफ जा रही है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, पहले वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन है। तो पहली जो है इसकी जो स्पीड है, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो x प्लस 5 है। ठीक है, 5 किलोमीटर फास्टर है, और जो सेकेंड ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो x है। ठीक है, इफ आफ्टर 2 आवर्स, मतलब टाइम 2 घंटे, सो टाइम 2 घंटे, इसका भी टाइम हो गया 2 घंटे। आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, मतलब क्या, यहाँ से 2 घंटे बाद ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहुंची। ठीक है, ये ओरिजिनल पॉइंट था ओ, पहली ट्रेन जो है वो इधर गई थी, तो क्योंकि ये फास्टर ट्रेन है तो ये लंबा डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये यहाँ पे पहुंची होगी। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, एंड पहली ट्रेन ने दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। ठीक है, और ये दे आर दो बोथ द ट्रेन्स आर 50 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ये 50 किलोमीटर है। आ रही बात समझ में? देखो पहली ट्रेन ऐसी गई, दूसरी ट्रेन ऐसी गई, ये फास्टर है इसलिए मैंने थोड़ा लंबा बनाया इसको, क्योंकि फास्टर है इसका मतलब लंबा नहीं, फास्टर लंबा इसलिए बनाया है क्योंकि 2 आवर्स में ज्यादा दूर जाएगी है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। अच्छा टेल मी व्हाट इज ओए? ओए क्या है? ओए इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना होगा, इसकी यहाँ पे स्पीड x प्लस 5 है। ठीक है, और टाइम बोलेगा तो 2, तो टाइम 2 आवर्स है, तो आंसर आया 2x प्लस 10। तो ये 2x प्लस 10 है, और ये क्या है, स्पीड x है और टाइम 2 है, तो 2x हुआ ये। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ इट इज। सो दिस इज अ सिचुएशन कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ है 2x प्लस 10 और ये लेंथ है 2x, और ये हाइपोटेनस जो है वो 50 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे एंड वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, चलो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो चलो पाइथागोरस लगा देते हैं। सो आई विल से 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर।
विच इज 2x प्लस 10 द होल स्क्वायर, है कि नहीं? सो यहाँ पे आएगा 2500 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। यहाँ पे ओपन करेंगे, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 20 20, 2 into 10 20 एंड डबल 40x, ठीक है? सो 2500 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 40x। ओके, मुझे लगता है सबको हम 40 से नहीं, सबको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 से जाएगा क्या? हाँ जाएगा, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर लो, सबको 4 से, क्योंकि ये 40 जा सकता है। सबको 4 से डिवाइड कर लो, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा एंड 5 6 25, ये 2x स्क्वायर आएगा और ये 50 आएगा और ये 20x हो जाएगा, ठीक है? अब इसको इधर लेके आ जाओ। सो 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50 माइनस 625 हो जाएगा माइनस 575, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू 575 होगा 1150 और माइनस करके 20 चाहिए, कैसे करेंगे? तो ये होता है 1150। तो मैंने बताया था यार 1150 चाहिए ना, तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने कहा था आप लोग, तो ये हो जाएगा 1150 माइनस करके 20 चाहिए ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले लो। तो इफ आई गो विथ 5, प्राइम नंबर है ना 5, तो 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा एंड 0, और अगर मैं वापस 5 से करूँ तो आई विल गेट 5 4 ज़ा 20 एंड 6 ज़ा, एंड अगेन अगर 2 से कर लूँ तो ये हो जाएगा 23, है कि नहीं? तो मुझे माइनस करके 20 चाहिए, तो 25 और 25 ये 50 हो गया, और 50 और 23 नहीं चलेगा, क्या करें? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने? 2 घंटे में ये किधर पहुंचेगा? 5 किलोमीटर फास्टर है ना सेकेंड ट्रेन। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, हमें तो वो तो निकालना है। 50 किलोमीटर अपार्ट, ये 50 किलोमीटर है, तो सही क्या है? 50 का स्क्वायर 2500, 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड देन 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया 100 एंड 40 इंटू 2500, सबको 4 से डिवाइड किया, ये 625 हो गया, ये 2 हो गया, हाँ इधर गलती कर दी, तो 4 से डिवाइड किया तो ये 25 बनेगा ना दोस्तों। सो 25 बनेगा, तो ये एक्चुअली 600 बनेगा, ठीक है? सो ये गलती हो गई। वेल ठीक है, अब मेरे ख्याल से आसान है। अब तो कोई आसान नहीं है, 1200 चाहिए और माइनस करके 20 चाहिए, तो 40 और आपको 1200 चाहिए और माइनस करके 20 चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1200 आता है और माइनस करके 20 आता है, माइनस करके, अच्छा हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये भी तो 10 होगा ना, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा यहाँ पे। हाँ, तो फिर 40 एंड 30 आ जाएगा, तो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 600 इक्वल्स टू 0, और सम खत्म। आई थिंक 30 वुड बी द आंसर, ठीक है? x 30 आ जाएगा। सो अगर x 30 आएगा तो एक ट्रेन की स्पीड 30 होगी और एक ट्रेन की स्पीड 35 होगी, 5 किलोमीटर फास्टर है ना। तो देखा, एक सिचुएशन दिया था जिसमें कोई वेस्ट में गया कोई नॉर्थ में गया, तो परपेंडिकुलर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना ही है, तो फिर पाइथागोरस लगना ही है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये तो एकदम क्लियर है, ये समझ में क्या ही बताऊं, ये देखो, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल आर दिस एंड दिस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल दिस एंड दिस आर 4x एंड 2x माइनस 1। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 30, इस ट्राइंगल की एरिया 30 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है? इन सारी सारी साइड्स का लेंथ निकालना है, एरिया दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया हमें दिया हुआ है 30। सो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? सो दैट इज हाफ इंटू बेस हमारा है 4x और हमारी ट्राइंगल की हाइट है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 30। ये कैंसिल हो गया, 2x आया, ब्रैकेट ओपन किया, 2x इंटू 2x हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 30।
तो 4x² माइनस 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2x² माइनस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 6 5 जा कर लो, 6 5 जा 30 होता है। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और 2x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 3। दोस्तों x माइनस 3 कॉमन ले लिया एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से हमने x माइनस 3 को इक्वल टू 0 किया। सो x माइनस 3 जब इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 3 आ गई तो हम कहेंगे कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये 4 इंटू 3 मतलब ये 12 है। और ये भी देखो 2 इंटू 3 6 होता है, 6 माइनस 1 ये 5 है। तो ये 5 है, ये 12 है। ठीक है, तो इधर पाइथागोरस लगा देंगे, इधर पाइथागोरस लगा देंगे। इस हाइपोटेनस को हम हाइपोटेनस रहने देते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज 25 प्लस 144 विच इज 169। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो 169 है। तो दोस्तों हाइपोटेनस जो होगा वो 13 होगा। So this is the answer. So what are the sides of the triangle? 5, 12 and 13. ठीक है, सो बस इधर एरिया दिया था, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया और वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा x आ गया। एक बार x आ गया तो तुम्हें तीनों साइड्स मिल जाएंगी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस 26 है एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स इज 34। अच्छा, दो साइड्स हैं, उनका सम 34 है। तो अगर एक साइड x ले लूं, लेट वन साइड बी x। सो सोचो दोस्तों अदर साइड क्या होगा, अदर साइड क्या होगा? अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है कि दोनों साइड्स मिला के 34 है। जब दोनों मिला के 34 है, जब दोनों का सम 34 है, तो एक अगर x हुआ तो दूसरा 34 माइनस एक्स होगा। बहुत लोग x माइनस 34 बोलते हैं, एकदम गलत हो जाएगा। मतलब ये तो इस स्टेज पे आगे तो ये गलत होनी ही नहीं चाहिए। आपके वीडियो नंबर 1 में ही मैंने कराया ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक x हुआ तो दूसरा 34 माइनस एक्स हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो एक अगर x है और एक 34 माइनस एक्स है, तो आपको पता है बस यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। और इसको फिर दोस्तों ओपन करो और सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x एक साइड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड्स हैं, लेकिन कौन सी साइड से? सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। x माइनस 1 3x और 3x प्लस 1 कौन सी सबसे बड़ी है? ऑब्वियसली 3x प्लस 1, और ये x 3x होगी और ये x माइनस 1 होगी। ठीक है, अब बस यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दो। कैसे लगाएंगे? सिंपल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 3x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो 9x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये महाराज इधर आ जाएगा माइनस 6x, ये प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। प्लस 1 माइनस 1 वैसे भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आया इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, सो x कॉमन, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 8 आया। ठीक है, x इक्वल टू 8 अंदर x 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ट्राइंगल के लिए 3 इंटू 0 0 हो गया तो कोई साइड 0 थोड़ी हो सकती। ट्राइंगल है तो कोई हर एक साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी बस। ठीक है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड बाय 18 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है कि हाइपोटेनस जो है वो एक्सीड करता है, मतलब माइनस। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी एक्सीड वर्ड आएगा तो माइनस लिखना। तो हाइपोटेनस माइनस वन साइड लिख देता हूं, बाय 1 मतलब इक्वल्स टू 1, एंड हाइपोटेनस एक्सीड्स अदर साइड बाय 18, मतलब हाइपोटेनस जो है वो अदर साइड से 18 ज्यादा है।
तो हाइपोटेनस और अदर साइड में डिफरेंस 18 का है। हाइपोटेनस अगर 18 बड़ा है मतलब हाइपोटेनस 18 का डिफरेंस रखता है, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे तीनों है, एक्स किसको ले, दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे सोचना ये है कि एक्स किसको लेना है। तो क्या लगता है, ऐसे दोनों में सेम कौन है, दोनों में सेम है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को एक्स ले लो। सो लेट द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स, देयरफॉर वन साइड क्या होगा, अगर दोस्तों ये एक्स है तो वन साइड क्या होगा, ये उधर जाएगा और वन इधर आएगा, तो वन साइड विल बी एक्स माइनस वन, ठीक है। एंड देयरफॉर द अदर साइड क्या होगी, तो अगर हाइपोटेनस एक्स है, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो अदर साइड उधर जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और 18 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अदर साइड होगा x माइनस 18, ठीक है। सो इस सम में द लैंग्वेज वाज लिटिल ट्विस्टी, इन इवन द थॉट प्रोसेस वाज रिक्वायर्ड कि x किसको लें। ट्राइंगल के साइड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया था, उसने कहा था कि हाइपोटेनस और वन साइड में फर्क 1 का है और हाइपोटेनस और दूसरी साइड में जो फर्क है वो 8 का है, 18 का है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि अगर हाइपोटेनस x है तो वन साइड x माइनस 1 होगी और अदर साइड x माइनस 18 होगी। और अभी बस पाइथागोरस लगा दो, यू कैन से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड x माइनस 18 द होल स्क्वायर। तो जस्ट सॉल्व कर लो फटाफट से। तो नॉट अ ग्रेट डील, यहाँ पे सब लोग इस चीज़ को तो खुद से करना चाहिए। यू डोंट नीड टू लुक द कैलकुलेशन द वे आई एम डूइंग इट, जैसे x स्क्वायर विल कैंसिल डाउन, ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, नॉट अ बिग डील, सॉल्विंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगेन सेम थिंग, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 मोर, ये देखो डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल की बात चल रही है, ये डायगोनल्स, ये डायगोनल है। So the diagonal of a rectangle is 60 more than its shorter side and the largest side is ठीक है, shorter side x है, तो shorter side अगर x है तो diagonal जो होगा वो 60 plus x होगा, सही है। The diagonal of a rectangle is 60 more than the shorter side, तो shorter side को x पकड़ लिया, so let shorter side be x x meters, therefore diagonal will be, अगर शॉर्टर साइड x है डायगोनल होगा 60 प्लस x, 60 मोर बोला, एंड द लार्जर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा, जो लार्जर साइड है, तो लार्जर साइड है वो 30 ज्यादा है शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड x है तो x प्लस 30, ठीक है, यहाँ 30 प्लस x क्या फर्क पड़ता है, एक ही है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये x है, ये x प्लस 30 है। नाउ एवरीबॉडी नोस कि यार ये रेक्टेंगल है तो एंगल 90 होगा, एंड नाउ यू कैन अप्लाई पाइथागोरस हियर, ठीक है। तो आप पाइथागोरस लगा दो, यू कैन से 60 प्लस x द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 प्लस x द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सो 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस 120x, 900 प्लस x स्क्वायर प्लस 60x, ठीक है, and plus x square cancels down, and you can now collect the terms and solve this quadratic equation. तो I guess आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ पाइथागोरस वाला टाइप हो गया, एंड नाउ एक मेंसुरेशन वाला टाइप है। मेंसुरेशन मतलब हम लोग एरियाज के बारे में डील करें, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, रेक्टेंगल, रोम्बस, सर्कल, रिंग, सर्कल, इस तरह से चीजें आएंगी, ठीक है। देखते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 104। नाउ पेरीमीटर अगर 104 है तो इसका मतलब समझ लो, पेरीमीटर दिया है इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ का सम दिया है। सर ये क्या बोल रहे हो, पेरीमीटर दिया है यार, लेंथ और ब्रेथ का सम थोड़ी दिया है। देखो पेरीमीटर अगर 104 है दोस्तों, पेरीमीटर अगर 104 है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 104, और अगर मैं 2 को डिवाइड कर लूं तो यहाँ से लेंथ पर ब्रेथ आ जाएगा 52। तो देखो क्वेश्चन में पेरीमीटर 104 दिया है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ का सम 52 है। अब इसमें से आप अगर लेट द लेंथ बी एक्स, अगर लेंथ x पकड़ोगे देयरफॉर इसकी जो ब्रेथ होगी, अगर लेंथ को आपने x पकड़ लिया तो ब्रेथ होगी 52 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल उनका 52 है, ठीक है। आगे एंड इट्स एरिया इज 104, अगर क्वेश्चन में एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 640, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है।
लेंथ हमारी x है और ब्रेथ जो है वो 52 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 640। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 52x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 640। सारे टर्म्स उधर चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 640 इक्वल्स टू 0। तो 32 एंड 20 से आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 20x प्लस 640 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये समझना था कि पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का मतलब ये है, पेरीमीटर का मतलब ये है कि सम दिया है लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है 52। जितना भी पेरीमीटर होगा उसका आधा करोगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा, क्योंकि पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, एल प्लस बी का डबल होता है। तो पेरीमीटर का आधा करोगे तो एल प्लस बी मिलेगा, बस वही बात है। एल प्लस बी मिल गया 52, तो लेंथ को x ले लो, ब्रेथ 52 माइनस एक्स, एंड देन एरिया की फॉर्मूला। ये देखो क्या कह रहा है, फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है। फुटपाथ, एक फुटपाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का है, रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है दोस्तों, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये देखो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, कितनी है 32 मीटर लॉन्ग, ये 32 मीटर लॉन्ग है एंड 24 मीटर वाइड है, ये 24 मीटर वाइड है, ठीक है। और एक पाथ है, फुटपाथ है जो इसके अलोंग है, रन्स अराउंड इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो अंदर है, इस फील्ड के अंदर है। तो देखो ये जो मैंने बनाया है, ये आप देखो यहाँ से, ये जो है ये फुटपाथ है, रेड कलर का जो है इट इज अ फुटपाथ, ये फुटपाथ, ठीक है। इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 208, पाथ ने 208 पाथ की एरिया दी है, सो हमें दिया है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना दिया है 208। फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ, फुटपाथ की विड्थ ढूंढी है, तो लेट द विड्थ ऑफ फुटपाथ बी x मीटर्स, मतलब ये x है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोस्तों x है, ये x है, ठीक है। ये भी कितना है, ये भी देखो, ये भी x है, पूरा यूनिफॉर्म विड्थ है ना, ये भी x है, ठीक है। इसकी ये भी विड्थ कितनी है पूरी, ये भी x है, ये भी विड्थ की चारों तरफ से सेम विड्थ है, चारों तरफ से सेम विड्थ है x। तो हमें बोला है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, मतलब विड्थ को अपन ने x ले लिया। अब दिया क्या है एरिया, इस पे फोकस करो, बस आपको पाथ की एरिया निकालनी है। एरिया ऑफ पाथ तो दिया हुआ है, हाँ एरिया ऑफ पाथ उसने दिया हुआ है, आप x के टर्म्स में एरिया ऑफ पाथ सोचो क्या होता है। हाउ डू यू फाइंड दिस रेड पोर्शन का एरिया, इट इज वेरी सिंपल। रेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालते हैं, यू हैव टू टेक कंप्लीट रेक्टेंगल की एरिया, पूरे बड़े रेक्टेंगल की एरिया में से, बिगर रेक्टेंगल की एरिया में से स्मॉलर रेक्टेंगल की एरिया माइनस कर देंगे, पूरे रेक्टेंगल की, बड़ी रेक्टेंगल की एरिया में से छोटे रेक्टेंगल की एरिया माइनस कर देंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो फुटपाथ की एरिया होगी, है कि नहीं। सो एरिया ऑफ जो पाथ दिया है, एरिया ऑफ पाथ का मतलब ये है कि एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इट इज 208, है कि नहीं। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो बस तुम्हें एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल से निकालना है, यहाँ पे डाल दो और आंसर। देखो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कैसे होगा, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, या रेक्टेंगुलर फील्ड बोल दो, रेक्टेंगुलर फील्ड या आउटर रेक्टेंगल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आउटर लेंथ कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, आउटर लेंथ 32, आउटर ब्रेथ 24, सो 32 इंटू 24, ठीक है, मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ पूरा रेक्टेंगल, पूरा। बट पूरे की नहीं चाहिए, हमें अंदर वाले की भी चाहिए। सो अंदर वाला भी तो रेक्टेंगल ही है ना, और अंदर वाले की एरिया किसी होगी लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ अंदर वाले की लेंथ कितनी है, बाहर वाले की लेंथ है 32, वो तो दिया हुआ था। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये कितना है, ये देखो ये पूरा 32 था, उसमें से ये x हटा दिया और यहाँ से भी x हटा दिया, तो ये हो गया 32 माइनस 2x, ठीक है। दोनों साइड से x चला गया। अच्छा ये बताओ, ये तो 24 है बड़ा सा, ये 24 से छोटा है, कितना छोटा है, दोनों साइड से x माइनस किया, तो ये 24 माइनस 2x है। तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। सो
इनर रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है, इस 32 माइनस 2x एंड इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ वो है 24 माइनस 2x। तो इनर एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 34 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। चलो आपको पता चल गया आउटर रेक्टेंगल का एरिया है ये, ठीक है, आउटर रेक्टेंगल का एरिया है ये, बात सही है। सो ये है आउटर रेक्टेंगल का एरिया और ये है हमारे इनर रेक्टेंगल का एरिया। बस इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ होगा ना, तो बस यही तो लिखा है। तो आउटर रेक्टेंगल है 32 इंटू 24 माइनस इनर रेक्टेंगल है ये, क्या है ये, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 34 माइनस 2x एंड 24 माइनस 2x इक्वल्स 208। चलो 32 इंटू 24 करने का जरूरत नहीं है हाल फिलहाल, देखते हैं बाद में, माइनस ब्रैकेट के अंदर कर लो। व्हाट इज 34 इंटू 32 ना, सॉरी 32, ठीक है। सो 32 इंटू 24, आई डोंट नो हाउ मच, लेट इट बी 34 इंटू 2x which is 68x minus 2x into 24 that is minus 48x, सॉरी 34 नहीं 32 है ये, सॉरी 64 हो जाएगा। 64x minus 48x plus 2x square ब्रैकेट क्लोज, इट इज 208, ठीक है। सो दिस टर्न्स आउट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 32 इंटू 24 माइनस 32 इंटू 24 माइनस माइनस प्लस 64x प्लस 48x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 208। ये तो कैंसिल हो गया। So what I have here is 64 and 48 which is 112, तो 112x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 208, बस इतना ही है। अब बस सबको 2 से डिवाइड कर लो, so this will be 56x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 104, ये उधर चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 104 इक्वल्स टू 0। ओके, सो मेरे ख्याल से क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस करके 56 से है ना, तो 104 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 52 आएगा, वापस 2 से करूँगा तो 26 आएगा, वापस 2 से करूँगा तो 13 आएगा, ठीक है। तो 13 2 ज़ा 26, 26 एंड 4 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, 13 2 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52, 52 एंड 2 54 होता है। मैंने कुछ गड़बड़ करी है? 32 माइनस 2x और 24 माइनस 2x, तो 34 इंटू 23 इंटू 24, 32 इंटू 2 इज माइनस 64 माइनस 48 प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 4। तो जब मैं इसको 2 से करूँगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी समझ में आएगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कराओ, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं बट तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल है कि यार हमसे भी हो सकती है। तो ये तो ऐड करके 112x आया माइनस 4x स्क्वायर 208, सबको 4 से डिवाइड करो, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 2 ज़ा 8 एंड 28x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये 52 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 52 इक्वल टू 0। तो 26 और 2 इज द आंसर। और जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 26 भी आएगी, x की वैल्यू 2 भी आएगी। तो x की वैल्यू 26 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ब्रेथ ही 24 है, तो पूरी विड्थ 26 कैसे हो सकती है? पाथ की विड्थ 26 तो हो ही नहीं सकती। तो 26 इज इनवैलिड बट x इक्वल्स टू 2 इज वैलिड। तो इस सम में x इक्वल्स टू 26 जो आएगा वो इनवैलिड होगा और x इक्वल्स टू 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे फिर हम बोलेंगे यार द विड्थ ऑफ द फुटपाथ कैन नॉट बी मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड,
ठीक है। सो काफी इजी था यार, बस करना क्या था, आउटर रेक्टेंगल की एरिया और इनर रेक्टेंगल की एरिया निकाल के सबट्रैक्ट करना था। ये आउटर की एरिया, ये इनर की एरिया, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट किया तो पाथ की एरिया मतलब इक्वल्स टू 208। चलो, टू स्क्वायर्स हैव द साइड x एंड x+4। एक साइड, दो स्क्वायर्स हैं, दोनों की साइड ये है। द सम ऑफ देयर एरिया से 656। तो चलो ठीक है ना, उनकी एरिया, पहले वाले स्क्वायर की एरिया x², दूसरे वाले स्क्वायर की एरिया होगी x+4 द होल स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। जो भी उनकी साइड्स हैं, पहले वाले की साइड x है तो x का स्क्वायर, दूसरे वाले की साइड x+4 है तो उसका भी स्क्वायर, और इनके एरियाज का सम, इनके एरियाज का सम इज 656। दैट्स इट, सॉल्व करो, सम खत्म। ठीक है, चलो। द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाय 40 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, बना देता हूं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 50 मीटर बाय 40 मीटर। A flower bed is prepared inside this field, leaving a gravel path of uniform width of all around the flower bed। ठीक है, तो एक पाथ छोड़ा है, वैसे यही सम, सेम सम, पाथ छोड़ा है। ठीक है, और ये है फ्लावर बेड, ये है फ्लावर बेड और ये है पाथ। ठीक है, a flower bed is prepared inside this field, leaving a gravel path of uniform width। width यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे x छोड़ा होगा, ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का कॉस्ट बोला है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड, कितना दिया कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड, द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ। अच्छा, टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट दिया है। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड एंड प्रिपेयरिंग द पाथ, पाथ को बनाने के लिए और फ्लावर बेड को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट लग गया है वो 52,000 है, 52,000 है, 52,000। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों टोटल कॉस्ट दिया हुआ है फ्लावर बेड बनाने का। ठीक है, अलग अलग शेडेड पोर्शन से दिखा देता हूँ। यह है फ्लावर बेड, फ्लावर बेड बनाने का जो कॉस्ट है, और पाथ को बनाने के लिए जो पूरे पत्थर वत्थर भर के अपन ने जो पूरा पाथ बनाया है, ये पाथ का भी बनाने का जो कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट दिया है वो 52,000। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है कि एट रुपीज़ 30 एंड एट रुपीज़ 20 स्क्वायर मीटर, तो फ्लावर बेड जो है, फ्लावर बेड का 30 रुपीज़ कॉस्ट है, सॉरी रेट है। तो फ्लावर बेड 30 रुपीज़ में, और ये जो है पाथ जो है वो 20 रुपीज़ में है, पाथ 20 रुपीज़ में है और ये 30 रुपीज़ में है। ठीक है, ये 30 रुपीज़ है। ये 30 रुपीज़ और 20 रुपीज़ क्या है, जैसे एक पेन का कॉस्ट है, एक पेन का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो अगर आप तो 50 रुपीज़ इज कॉस्ट ऑफ वन पेन। किसी ने पैकेट लिया तो 50 रुपीज़ में नहीं होगा, अगर आप 10 पेन लोगे तो 50 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। तो इट इज जो 50 रुपीज़ है इसको रेट कहते हैं, रेट। रेट मतलब एक चीज, एक छोटे से यूनिट का प्राइस। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है एट रुपीज़ 30 एंड रुपीज़ 20 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर, हाँ पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, पर स्क्वायर मीटर 30 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, याद रखना। ठीक है, रुपीज़ 30 पर स्क्वायर मीटर, और यहाँ पे भी रुपीज़ 20 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के फ्लावर बेड को बनाने का 30 रुपीज़ लगता है, और एक स्क्वायर मीटर का पाथ बनाने के लिए 20 रुपीज़ लगता है। हमारा टोटल बिल आया है 52,000। ठीक है, फ्लावर बेड और पाथ दोनों बनाया अपन ने। ठीक है, चलो, तो ये दिया हुआ है, बस इसको यूज करना है। तो पाथ अपने को कॉस्ट दिया ना, कॉस्ट, तो चलो कॉस्ट की दिया है तो कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। जिससे पिछले सम में एरिया ऑफ पाथ दिया था, तो अपन ने आउटर रेक्टेंगल की एरिया निकाली, इनर रेक्टेंगल की एरिया निकाली, फिर दोनों को माइनस करके पाथ की एरिया निकाली। यहाँ पे हम लोग को ना कॉस्ट निकालना है, तो फ्लावर बेड का भी कॉस्ट निकालना है और पाथ का भी कॉस्ट निकालना है। दोनों के कॉस्ट को मिला के 52,000 लिखना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल है, अगर आपको कॉस्ट निकालना है, आपको अगर कॉस्ट निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड वो कितना होगा, इट विल बी द एरिया ऑफ फ्लावर बेड,
जितना एरिया है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड जितना भी एरिया है इनटू रेट, जो भी उसका रेट है, इसी से कॉस्ट आएगा ना। जैसे आपने जितनी भी पेन्स खरीदी, नंबर ऑफ पेन्स इंटू हर एक पेन की प्राइस 50 रुपीज, तो आपने अगर 3 पेन खरीदी तो 3 इंटू 50। वैसे ही फ्लावर बेड बनाने का जो कॉस्ट है वो अपने को देखना पड़ेगा, अपना फ्लावर बेड कितना बड़ा है, उसकी एरिया कितनी है, इंटू जो 30 रुपीज का रेट है उतना। ठीक है, तो चलो फ्लावर बेड की एरिया कितनी है, फ्लावर बेड की एरिया कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये अंदर वाली लेंथ कितनी है, ये बाहर वाली 50 है तो अंदर वाली 50 माइनस 2x है, तो ये लेंथ है 50 माइनस 2x। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ पूरा 40 है और दोनों साइड से x छोड़ दिया है, दोनों साइड से x और x छोड़ दिया है, तो कितना हो गया 40 माइनस 2x हो गया, तो ये ब्रेथ है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ ये। ठीक है, ये एरिया हुई, और इंटू रेट कितना है 30। आई बात समझ, फ्लावर बेड का रेट जो है वो 30 है। ये हो गया कॉस्ट। चलो इसको अच्छे से करते हैं, 50 इंटू 40 हो जाता है 2000। ठीक है, माइनस 50 100x और माइनस 80x तो हो जाएगा माइनस 180x 100 और ये, और प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, और इस सबको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा कॉस्ट। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 60,000 माइनस 5400x और प्लस 120x स्क्वायर। चलो ये आ गया कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड। अभी कॉस्ट ऑफ पाथ भी निकालेंगे, पाथ बनाने का भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसका भी कॉस्ट निकालेंगे, और फिर दोनों को जोड़ के 52,000 लिखेंगे और वहां से सम चालू होगा, मतलब सॉल्विंग चालू होगी। ये तो अभी फ्रेमिंग चल रही है। ये मैंने कॉस्ट निकाला फ्लावर बेड का, कैसे निकाला, फ्लावर बेड की एरिया इनटू फ्लावर बेड का रेट। ठीक है, आई बात समझ में, श्योर ना। चलो तो अभी एरिया अपन कॉस्ट ऑफ पाथ निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ पाथ निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इंटू 20 रुपीज, उसका जो रेट है, इंटू रेट उसका 20 है। ठीक है, इंटू रेट। चलो पाथ की एरिया क्या होगी, पाथ की एरिया कैसे निकालते हैं, ये रेड कलर पाथ है ना, इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, पूरे रेक्टेंगल की एरिया माइनस फ्लावर बेड की एरिया, पूरे रेक्टेंगल की एरिया माइनस फ्लावर बेड की एरिया करूंगा, तो पूरे रेक्टेंगल की एरिया में से फ्लावर बेड की एरिया माइनस करूंगा तो होगी वो पाथ की एरिया। तो लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पाथ हो गया पूरे रेक्टेंगल की एरिया विच इज 50 इंटू 40। तो 50 इंटू 40 कितना होगा, हाँ 50 इंटू 40 होगा 2000। तो ये है 2000 हमारे बाहर वाले पूरे रेक्टेंगल की एरिया, उसमें से फ्लावर बेड की एरिया माइनस कर लो, माइनस, और फ्लावर बेड की एरिया तो हमने निकाली थी ये थी, तो इसको माइनस कर लो। तो इसको लिखूंगा ब्रैकेट में, ये 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर इंटू 20। देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा फील्ड माइनस फ्लावर बेड, पूरे फील्ड में से फ्लावर बेड हटाया माइनस किया तो ये एरिया ऑफ पाथ है। ठीक है, और इंटू 20। चलो इसके अंदर क्या हुआ, 2000 ब्रैकेट ओपन किया, 2000 माइनस 2000 प्लस 180x माइनस 4x स्क्वायर इंटू 20, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया 180x माइनस 4x स्क्वायर इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3600x माइनस 80x स्क्वायर, ये हो गया कॉस्ट ऑफ पाथ। ये पाथ का कॉस्ट है और ये इसका कॉस्ट है। अब इन दोनों को ऐड करके इक्वल्स टू 52,000 लिखना है। तो चलो कहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। देखो दोनों का कॉस्ट है ना, इसको यूज करूंगा दोस्तों, इसको यूज करूंगा, तो एरिया ऑफ पाथ ये हो जाएगा 60,000 माइनस 5400 एक्स प्लस 120 एक्स स्क्वायर प्लस ये कॉस्ट और ये भी कॉस्ट, ये है 3600 एक्स माइनस 80 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरा अपना पाथ। ठीक है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 52,000। अब बस कर लो, सॉर्ट कर लेते हैं। ये देखो 120 एक्स स्क्वायर माइनस 80 एक्स स्क्वायर विल बी 40 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस 1800 एक्स, और 60,000 के पास 50,000 माइनस में आएगा तो माइनस या प्लस 8,000 इज इक्वल टू 0।
तो इसको अभी 40 से डिवाइड कर लो और आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिल जाएगी। तो समझा कैसे करना था? आपको क्वेश्चन में क्या दिया था वो इंपॉर्टेंट है। आपको एरिया कॉस्ट दिया था, तो फ्लावर बेड का कॉस्ट और पाथ का कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट निकालो। कॉस्ट निकाला, कॉस्ट निकाला। कॉस्ट कैसे निकाला? इट इज एरिया इंटू रेट। कॉस्ट की फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉस्ट की फॉर्मूला होती है कॉस्ट इज एरिया इंटू रेट। आई बात समझ में? बस चलो ये भी एक सम कर देते हैं। द एरिया इज पेव्ड, ध्यान देना इस सम में, लास्ट सम है ये हमारा, ठीक है। सो द एरिया इज पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ सर्टन साइज। जो एरिया है, जो भी अपनी एरिया, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर के टाइल्स लगाए हैं ऑफ सर्टन साइज, एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 28 नंबर ऑफ टाइल्स लग गई, ठीक है। तो अगर छोटे, मान लो लेट 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 अरे गैस लेट साइड ऑफ स्क्वायर टाइल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच टाइल हो गई x स्क्वायर, ठीक है। और कितनी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ टाइल्स इज 128। ओके, इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर, तो अगर न्यू साइड, जो न्यू साइड है टाइल की वो है x-2, तो एरिया क्या होगी? एरिया होगी x-2 द होल स्क्वायर, ठीक है। 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड टू पेव द, तो छोटी छोटी 200 टाइल्स लग जाती, तो नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो 200 है, ठीक है। फाइंड द साइज। तो अभी कैसे रिलेशन निकाला है? पहले जो टाइल थी वो इतनी थी, ठीक है, इसकी x थी, और ऐसे सॉरी और ऐसे ऐसे हमें 128 टाइल्स लग गई, ठीक है। ऐसे हमें 128 टाइल्स लग गई, और अगर मैंने साइड छोटी कर दी, मतलब इसकी x-2 कर दी, तो ऐसे छोटे छोटे टाइल्स कितने लग गए? 200 लग गए, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करें? थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करो, बहुत आसान है। देखो, ये छोटे छोटे टाइल्स सब मिला के पूरी एरिया कवर करी, तो ये एक टाइल की एरिया है एक्स स्क्वायर, इसकी भी है एक्स स्क्वायर, इसकी भी एक्स स्क्वायर है, ऐसे 128। तो मतलब मेरे को जहां पे टाइल्स लगाना था उसकी एरिया 128 एक्स स्क्वायर है, क्योंकि सारी टाइल्स लगा के 128 टाइल्स यूज हो गई पूरा कवर करने के लिए। तो टोटल एरिया जो निकली वो है 128 एक्स स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ टोटल एरिया जो होगा वो इक्वल टू 128 एक्स स्क्वायर। एक टाइल के एरिया एक्स स्क्वायर, ऐसे 128 टाइल्स लगे, ठीक है। यहाँ पे भी टोटल एरिया जो ये सारी 200 टाइल्स मिला के कवर करेंगी, तो 200 इंटू x-2 द होल स्क्वायर। ये अच्छा, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम ही है, ये भी टोटल एरिया है, ये भी टोटल एरिया है, तो बस इक्वल कर दो। तो 128 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू x-2 द होल स्क्वायर। बस अभी कैंसिलेशन कर लो, 2 इंटू 64 जा 200 जा। तो दोस्तों ये है 8x द होल स्क्वायर, और ये है 10 टाइम्स x-2 द होल स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद सॉल्विंग आप खुद करो। इसके बाद आप चुपचाप 100 से इसको एक्सपांड करके 100 से मल्टीप्लाई करके वो कर सकते हो। मैंने बट दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस साइन आके काम हो जाएगा, बट चलो आपकी तरह मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करना है तो वी हैव 2 इंटू 32, 2 इंटू 50, 2 इंटू 16, 2 इंटू 25। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है 16 एक्स स्क्वायर, और इधर मेरे पास है 25, और यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। चलो खोलते हैं। 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100x। तो चलो ये इधर चला गया, तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करके 900 चाहिए, प्लस करके
100 चाहिए, तो 90 और 10, ठीक है। तो 9x² माइनस 90x माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0, और फिर सॉल्व करके सम खत्म। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस सम। सो यहाँ पे ना टोटल एरिया की बात बहुत सही चल रही थी, टोटल एरिया की बात, ठीक है। सो छोटे छोटे टाइल्स थे x² साइड वाले, 128 टाइल्स लग गई, तो 128 इंटू x² इज द टोटल एरिया। और x-2 टाइल्स, x-2 साइड और छोटी टाइल्स ले ली, तो ऐसे 200 टाइल्स लग गई। तो एक एक एरिया, एक एरिया टाइल का, ठीक है, एक टाइल का एरिया इंटू 200 कर लिया तो टोटल एरिया मिल गई। और ये एरिया तो सेम ही है क्योंकि सेम जगह पे टाइल्स लगा रहे हैं, तो एरिया अलग तो नहीं हो सकती, तो दोनों को इक्वल कर लो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। सो दिस फिनिशेज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो।